में आएगा कि जो गलती 12वीं में करी है वो गलती दोहरानी नहीं है। मैंने बोला ना, नीट में बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? छोटी छोटी बातें। कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम को हड्डी के अंदर भेजता है या बाहर, यही छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। मैं थोड़ा सा अनुभवी लोगों से पूछना चाहूंगा, कल का पेपर कैसा था? जूलॉजी कल ही था ना? हाँ, कैसा था? अच्छा था ना? हाँ, कितना अच्छा वो तो हम ही समझ रहे हैं। हाँ विकास, ठीक था, अच्छा सोच के आए थे, ठीक गया है सर। चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही भयानक टॉपिक। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है, क्योंकि ये तारीफ के योग्य है नहीं। तारीफ नहीं, प्रशंसा के योग्य है। ये किसके से योग्य है? प्रशंसा। तारीफ इसके लिए छोटा शब्द हो जाएगा। टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4। ओ बतौले शाम बात आती है और शुरू यहां से होती है कि आप जहां रहते हो अपने आसपास पेड़ पौधे होंगे, जंतु जानवर रहते होंगे अलग अलग तरह के। हाँ, रहते हैं कि नहीं? क्या सबके बारे में जानते हो? यस सर। कौन है? यस सर। उन्हीं के बीच के हो क्या? सबके बारे में मालूम है? आसपास जितने जंतु जानवर सब रहते हैं सबके बारे में मालूम है? चलो, जिसने भी बोला। नहीं, क्या होता है ना, सब लोग जिसको देखने लगते हैं ना, सब लोग मिलकर जिसको देखने लगते हैं वो मान लिया जाता है कि यही था। अब जैसे तुम सब मिलके किसी एक की तरफ देखने लगो, कुछ भाई कोई ऐसी घटना हो जाए, मैंने पूछा कौन है, तो सब मिलके कुछ बोल नहीं रहे सब, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन था। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, बताया था तुम लोगों को। ऐसे ही जब मैं क्लास में बैठा था, पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, पिछले युग की बात है। आप पढ़ रहे थे जब, तो एक दिन क्लास में लेट हो गया। अब हमारी क्लास बहुत लंबी, मतलब ऐसे 300 इधर 300 इधर 600 बच्चे बैठते और हम बैठते थे। मेला बोल लो, जो बोल लो, है ना। तो हम जनरली क्या है, 5-6 सीट के बाद बैठते थे। एक दिन लेट हो गए तो एकदम आखिरी में सीट मिली, बैठे थे एकदम आखिरी, दीवार पीछे। सर पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री की क्लास थी। बहुत खूंखार सर थे, बहुत खूंखार, मतलब इतने खूंखार की भूत बना दें। अब उनकी क्लास में किसी का मोबाइल बज गया, और मोबाइल बजा था यहाँ बीच वालों में से। तो आगे वाले देख रहे हैं किसको? सर ने पूछा किसका मोबाइल बजा है? आगे वाले देख रहे हैं पीछे वाले, पीछे वाले देख रहे हैं उनके पीछे वाले को, वो पीछे वाले देख रहे हैं उनके पीछे वाले को। सबसे पीछे बैठा मैं, 10 सेकंड बाद सब मुझे देख रहे हैं, मैं भी पीछे देखने लगा। हमने कहा ऐसा थोड़ी सब मुझे देख रहे तो मैं ही हूं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पीछे देखो, बच जाओगे। शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम की। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से करें वैसे तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे तैसे शुरुआत हो ही जाएगी, है ना। आज बस शुरुआत भर होगी। आज हैंडल आए हैं जनरेटर में, हैंडल मार के आज स्टार्ट भर होगा। तो एनिमल किंगडम की हम लोग बात करेंगे। हमारे आसपास जितने अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जितने अलग अलग प्रकार के
चलने फिरने वाले जीव पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैं सुबह आ रहा था, मुझे रास्ते में ऐसा कुछ बड़ा सा चलता हुआ दिखा, बड़ा सा काले रंग का था, बड़ा सा काले रंग का चल रहा था। क्या था? कुछ बोलेंगे हाथी। हाथी, तुम मतलब दो ही बात बोलते तुम समझ गए हाथी। क्रिस गेल भी चल रहा होगा, ऐसा बड़ा सा काले रंग का था, चल रहा था। तो अब बात आएगी, बड़ा सा काले रंग का चल रहा था, उसके दो बड़े बड़े पंखे जैसे कान थे, 4 खंबे जैसे पैर थे, एक बड़ी पाइप जैसी नाक थी, झाड़ू जैसी, समझ गए वो कहानी याद है ना? अंधे हाथी को देखने गए तो जिसने जो, हाँ, उस लगा हाथी ऐसा ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्या देखा, तो आप क्या बताओगे? हाथी देखा सर, क्योंकि आप जिन लक्षणों का बखान कर रहे हो वो लक्षण किससे मैच कर रहे हैं? किससे मैच कर रहे हैं? अब यही बात अगर मैं किसी नेपाल वासी से पूछूंगा, नेपाल का रहने वाला, मैंने पूछूंगा मैंने उससे क्या देखा, बोलेगा गज देखा। क्या देखा? गज देखा। तुम बोलो हाथी देखा, वो बोले गज देखा, दोनों ही लड़ लिए, नहीं हाथी नहीं गज है, गज नहीं हाथी है। और फिर वही थोड़े पढ़े लिखे से पूछ दिया कि क्या देखा, तो उसने बोला एलिफेंट। और वहीं अगर किसी बायो के स्टूडेंट से पूछ दिया कि क्या देखा, तो बोलेगा एलिफस मैक्सिमस। क्या देखा? एलिफस मैक्सिमस। तो क्या ये सब सही है? सब सही है। एक जीव को जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही नाम से जाना जाए। जैसे तुम्हारा स्कूल का नाम अलग होगा, दोस्तों के बीच नाम अलग होगा, उसी नाम को याद करो, वो तुम्हारी छवि के साथ जुड़ चुका है, तुम्हारे रोम रोम में उतर चुका है। अब 10 साल बाद भी तुम्हारा दोस्त कहीं मिलेगा तो उसी नाम से बुलाएगा, उसी नाम से बुलाएगा। तो वो नाम आपकी छवि के साथ जुड़ चुका है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक जंतु को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, और जाना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं पूरी दुनिया भर में हाथी को हाथी बोलते हैं, कहीं कुछ और भी बोलते होंगे। गज, भीम, एलिफस मैक्सिमस, एलिफेंट, जो मन करे वो बोल। नेपाल में उसे भीम भी बोला जाता है, गज को भीम भी बोला जाता है। तो अब इन जंतुओं की जो कहानी है, इस कहानी को समझना कि भाई मछली आदमी से कैसे अलग है, कछुआ मछली से दोनों पानी में रहते हैं, दोनों पानी में रहते हैं, दोनों पानी में रहते हैं, तो कछुआ मछली एक होगा? एक है? नहीं, दोनों अलग हैं। दो जीव हैं जो हवा में उड़ते हैं, कीट और पक्षी और चमगादड़, तीनों हवा में उड़ते हैं। क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं, इनमें भिन्नता है। चमगादड़ मछली से क्यों अलग है, मछली पक्षी से क्यों अलग है, पक्षी चमगादड़ से क्यों अलग है, ये सब मेंढक से क्यों अलग है, ये सारी बात हमें जिस टॉपिक में समझनी है उस टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। अब कुछ बातें मैं बता दूं, थोड़ा सा शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी है आपको। देखो बेटा, क्लास में आप पढ़ रहे हो उसका फील अलग है, वीडियो बाद में देख लोगे उसका वो फील नहीं आएगा जो क्लास में फील आएगा। इसलिए क्लास में रहो, एकदम ध्यान रखना बोर्ड पे। मैं एक बात ये बोलता हूं कि 2 शब्द हैं, आप लोग बॉटनी में पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में। एक शब्द है वर्गीकरण, एक शब्द आता है वर्गीकरण।
वर्गीकरण क्या है? असमान और समान लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना। जिनके समान लक्षण हो उनको एक समूह में रख देना, जिनके असमान लक्षण हो उनको अलग समूह में रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे यहां भी एक वर्गीकरण है, पुरुष, ये भी एक वर्गीकरण। तो यहां पर भी क्या किया गया है? समान और असमान लक्षणों के आधार पर एक दूसरे को बांटा गया। और तुम्हारा जो बैच है उसमें तुम्हारे ही साथ के लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं 11वीं या 10वीं के बच्चे को यहां ले आकर बैठा दूं, नहीं, उसके लक्षण अलग हैं, उसका वर्गीकरण अलग। तो वर्गीकरण हो गया असमान लक्षणों के आधार पर एक दूसरे समूह में बांटना और समान लक्षणों के आधार पर एक समूह में रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। एक और शब्द आता है क्रमिक विकास। क्या शब्द आता है? क्रमिक विकास। सोचते थे कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। इसी को बोलते हैं क्रमिक विकास। इससे अच्छी परिभाषा बनी नहीं है। तो समय के अनुसार जो बदलाव आता है उसी को कहते हैं क्या? देखते देखते। इसी को बोलते हैं क्या? क्रमिक विकास। अब ये जो वर्गीकरण है और क्रमिक विकास है, ये दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार है। जोड़ीदार है, जैसे जय वीरू थे ना, ये दोनों रेल की दो पटरियां हैं, दोनों एक दूसरे को परिभाषित करती हैं, दोनों साथ साथ चलती, लेकिन दोनों कहीं मिलती। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कहां से कहां? सरलता से जटिलता की तरफ। क्रमिक विकास हम पढ़ेंगे तो कहां से कहां पढ़ेंगे? विकास सरलता से जटिलता की तरफ। दोनों का मार्ग क्या है? एक, कहां से कहां? सरलता से जटिलता की तरफ। लेकिन दोनों एकदम अलग चीज है। हम बोल सकते हैं कि क्रमिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्रमिक विकास का पता चलता है। कि भाई मछली से मेंढक उत्पन्न हुआ, मेंढक से छिपकली, छिपकली से दो शाखाएं निकली, एक पक्षी और एक मनुष्य। हाँ बेटा, क्रमिक विकास यही कहता है। मछलियों से उभयचर उत्पन्न हुए, उभयचर से सरीसृप, सरीसृप से दो शाखाएं, एक पक्षी और एक स्तनधारी यानी मैमल्स। ये जो परिवर्तन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्रमिक विकास। और इस परिवर्तन के अध्ययन को हम कहते हैं वर्गीकरण। तो दोनों कहां से कहां चलते हैं? सरलता से जटिलता तक। तो अगर हम जंतुओं को वर्गीकृत करेंगे, जंतुओं को कि भाई हमारे आसपास कितने प्रकार के जंतु हैं, अगर हम इनको वर्गीकृत करेंगे, इनको अलग अलग समूह में बांटेंगे, तो इनके भी क्रमिक विकास का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक क्रमिक विकास का नहीं पता रहेगा तब तक वर्गीकरण नहीं होगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि जंतुओं का वर्गीकरण जो किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? क्रमिक विकास में विकसित होने वाले लक्षणों के आधार पर। यानी किसके आधार पर? क्रमिक विकास का। तो ऐसे 15 से 16 बिंदु हैं। बिंदु मतलब पॉइंट है जो क्रमिक विकास को दर्शाते हैं, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर, उन्हीं लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। और उन बिंदुओं को हम कहते हैं क्रमिक विकास के चरण, या बोला जाए इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्रमिक विकास के आधार पर ही जंतुओं को बांटा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? तो एक दो परिभाषा लिखते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज्यादा इधर उधर की बात है नहीं, सीधे आते हैं, डूबते हैं टॉपिक में। ठीक है, तो लिखो कि हमारे आसपास उपस्थित
हमारे आसपास उपस्थित जंतुओं, हमारे आसपास उपस्थित जंतुओं के बारे में जानने के लिए, जंतुओं के बारे में जानने के लिए हम वर्गीकरण की सहायता लेते हैं। जानने के लिए हम वर्गीकरण की सहायता लेते हैं। हम वर्गीकरण की सहायता लेते हैं। अगला पॉइंट, छोटी हेडिंग वर्गीकरण। अगला पॉइंट, छोटी हेडिंग वर्गीकरण। लिखो, असमान लक्षणों के आधार पर, असमान लक्षणों के आधार पर, असमान लक्षणों के आधार पर जंतुओं को, असमान लक्षणों के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना, असमान लक्षणों के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। यदि हम, ध्यान से सुनना पहले, यदि हम सजीव के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, किसके? सजीव के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? तो लिखो, यदि हम सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, यदि हम सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी आप लोग बॉटनी में बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा सुनोगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड जब सर पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से परिभाषित करेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल परिभाषा नहीं दूंगा कि आप दो परिभाषाओं के बीच में कंफ्यूज हो। जो वहां पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी, वही परिभाषा यहां भी मान्य रहेगी। ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी परिभाषा अभी यहां नहीं दूंगा। टैक्सोनॉमी, अगर हम एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें या जंतुओं के टैक्सोनॉमी की बात करें, यानी हम जंतुओं के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। मूलभूत यही है कि एनिमल टैक्सोनॉमी यानी जंतुओं का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। आप लोग जीवन में कई बार वर्गीकरण करते हैं। सबसे सामान्य वर्गीकरण करते हैं जब आप कभी ऐसे 2-4 महीने में एक दिन मन करता है, नहीं आज हम पढ़ेंगे, घर पे है, छुट्टी का दिन है, नहीं आज हम पढ़ेंगे, आज हम अपना पढ़ाई का जो कक्ष है, कक्ष का एक ही कक्ष है, विद्यार्थी जीवन में एक ही कक्ष होता है। जो बच्चे रूम लेके रहते हैं उनकी व्यथा समझ रहे होंगे ना। एक रूम है, उसमें एक तरफ एक टेबल लगा है, उस पर एक गैस है, वही किचन हो गया। बगल में एक टेबल लगा है, उस पर किताबें हैं, वो स्टडी रूम हो गया। बगल में एक तख्त लगा है, वो अपना वो हो गया, क्या अपना बेडरूम हो गया। अगर कोई दोस्त आ गया, नीचे एक चटाई बिछ जाती है, गेस्ट रूम हो गया। और रात को जो है चटाई लपेट के साइकिल अंदर आ जाती है, वो गराज हो गया। होता है ना ये? इसको बोलते हैं वन रूम हाउस, स्टूडियो अपार्टमेंट कहा जाता है इसे। क्या बोला? थोड़ा ऐसा मतलब फैंटेसाइज, कोई पूछे ना क्या है कि मतलब बोलना हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है। स्टूडियो जानते हो? स्टूडियो अपार्टमेंट जहां एक ही कमरा है उसी को घर बोलो, तो उसे कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। तो अब कोई तुमसे पूछे कि कहाँ रहते हो, बोलना स्टूडियो अपार्टमेंट है हमारा। अब बात आती है
ये आप लोग जीवन में वर्गीकरण कई बार करते हैं। जैसे हुआ कि कई बार अपना पढ़ाई करते हुए तो एक अलमारी होगी जिसमें बहुत सारे जाले लग गए होंगे। ऐसे अखबार 2-4 साल पहले बिछाए थे, वो किनारे उसके फट गए होंगे, अखबार उस पर। किताबें इधर उधर पड़ी होंगी, किताबें के ऊपर टिफिन पड़ा होगा, टिफिन के ऊपर सिगरेट का डब्बा, है ना, ऐसे सब पड़ा होगा उसमें। बगल में कुछ और भी था क्या किताब के पीछे? तो नहीं, अरे पानी की बोतल, ऐसा तो नहीं। दिमाग में गंदगी तुम्हारे भरी है, मेरे नहीं है ना। तुम ही लोग, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ तुम लोग एक ही जगह पहुंचते हो, तो गंदगी किसके दिमाग में भरी? तुम्हारे। तो बगल में 2-3 माचिस की तीलियां जो है, एक पुराने उसके कप है, चाय वाला कप था, उसमें बुझा बुझा के रखी गई हैं, और राख वाख भी है वहां पे। अब ऐसी व्यवस्था आपकी बनी हुई है और अचानक से फोन आया पिताजी की, हम यहाँ बस स्टैंड पे आ गए हैं, घर आ रहे हैं। कह रहा है ताला लगा के बात जाएंगे, रूम साफ कर लोगे। और वो जो विशेष वाली केतली जो तुम्हारे घर में है, कांच वाली केतली, उसका क्या करोगे? वो जो सुराही जैसी एक केतली है तुम्हारे यहाँ पे, उसका क्या करोगे? चाय छान के रखते हो उसमें। ठीक है, तो अब आपने ये प्रण लिया कि आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, आज मैं इस अलमारी को साफ करूंगा। अब आप जुड़ गए, अलमारी को पहले साफ किया, पहले सब उठा के रखा। अब क्या है, जब उसको व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई हम सब्जेक्ट वाइज सजाएंगे। वहां किताबें इधर, कॉपियां इधर, बीच में कपड़े, ऐसा क्या। अब हमने क्या, ऊपर फिजिक्स बढ़िया, क्योंकि वो कभी समझ में आना नहीं, तो ऊपर फिर केमिस्ट्री कि हाँ बस इतना रहे कि यहीं से पैर चले। और बायो सबसे नीचे कि हाँ जब मन करे ऐसे उठा के पलट के पढ़ने। देखो बायो की आदत ये रहती है कि जब आप पढ़ते हो बायो, तो 2-3 चैप्टर आप सबसे पहले वही पढ़ते हो। जैसे अगर 11th की आपने बायो एनसीईआरटी उठाई, तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे? या तो लिविंग वर्ल्ड उठाओगे जो पहला चैप्टर है। विश्वास मानो साल भर के अंत में ना आप पहले चैप्टर को 10 बार पढ़ चुके होते हो और आखिरी चैप्टर तक पहुंचे नहीं होते। ये भी एक सत्य है कि जब मन करेगा ना, आप वही चैप्टर खोलोगे जो आपको सबसे पसंद होगा, उसी को 10 बार पढ़ोगे। वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, पढ़ने बोला गया, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। तो भी बार बार पढ़ने से थोड़ी बढ़ता है, और चीजें पढ़ो, नई चीजें पढ़ो। प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बायो पढ़ने को अगर बोलो तो वो प्लांट एनाटॉमी खोलेंगे। बहुत कम लोग हैं प्लांट एनाटॉमी खोले, नहीं आज बायो का मतलब प्लांट एनाटॉमी। तो पहले जूलॉजी खोलेंगे, एनिमल टिश्यू खोलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी खोलेंगे, यहीं तक खत्म हो जाएगा। तो बायो को भी ढंग से नहीं पढ़ते। लेकिन आपने क्या किया, बंटवारा किया विषय के आधार पर, किताबों का बंटवारा, कॉपियों का बंटवारा। ये भी क्या है, वर्गीकरण। क्या ये सजीव है? तो यानी ये वर्गीकरण कहलाएगा, लेकिन टैक्सोनॉमी नहीं कहलाएगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी शब्द केवल किसके लिए यूज किया जाता है? सजीवों के लिए, चाहे वो पौधे हों, चाहे जंतु हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो। निर्जीव के लिए टैक्सोनॉमी शब्द यूज नहीं होगा, निर्जीव के लिए वर्गीकरण ही यूज होगा। अभी हमने बोला कि असमान लक्षणों के आधार पर हम बांटते हैं, तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। अब इसी में एक लक्षण आता है विशेष लक्षण। कैसा लक्षण? विशेष लक्षण, या इसी को परिभाषित लक्षण कहते हैं। विशेष लक्षण या परिभाषित लक्षण, डिफाइनिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक ऐसा लक्षण जो पहचान को सुनिश्चित कर दे। ध्यान से सुना, एक ऐसा लक्षण जो पहचान को सुनिश्चित कर दे, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विशेष लक्षण। यानी ये उस जीव के अलावा किसी और में, जैसे अगर मैं आपसे सामान्य तौर पर पूछूं, सामान्य तौर पर
अभी इस विशेष लक्षण की गंभीरता पे नहीं जा रहे हैं, अभी एक सामान्य स्तर पे हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई जीव बताओ जिसके शरीर पे काली और सफेद धारियां होती। क्या है? क्या बोला क्या बोला क्या बोला इसने? गिलहरी। काली और सफेद धारियां किस पे होती हैं? जेब्रा पे होती हैं, सफेद बाघ पे भी होती। तो पहचान लगभग आप सुनिश्चित कर ले रहे हो, लेकिन ये ऐसा है कि भाई ये दो में मिल रहा है। अब मैं पूछूं कौन ऐसा है जिसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती? टाइगर। सांप पे पीली और काली धारियां हैं, होंगी, मैंने तो नहीं देखा। नहीं। तो बात यह है कि मैंने एक लक्षण बताया और आपने उसकी पहचान कर ली। तो अगर कोई ऐसा लक्षण बताएं जिससे कि आप पहचान सुनिश्चित कर लो। अब ये तो हो गया एक सामान्य लक्षण। अब एक गंभीर वाला लक्षण, एम्बुलेक्रल सिस्टम किसका विशेष लक्षण है? ये थोड़ा पढ़े लिखे बता पाएंगे। एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल तंत्र, इसी को जल संवहन तंत्र कहा जाता है। अच्छा, याद आ गया। हाँ सर, थोड़ी हमारे लेवल की बात करो, किसमें मिलता है? तो यानी हमने एक लक्षण का नाम दिया और आपने पहचान बता दी, यानी ये उस समूह का विशेष लक्षण है जो उसके अलावा किसी और समूह में नहीं होता, या उस समूह के जीवों के अलावा किसी और जीव में नहीं। तो ऐसा लक्षण जो पहचान सुनिश्चित कर दे उसे क्या कहते हैं? विशेष लक्षण। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट हेडिंग लिखो, विशेष लक्षण। छोटी हेडिंग लिखो, विशेष लक्षण। विशेष लक्षण लिखो, ऐसा लक्षण जो पहचान सुनिश्चित कर दे, ऐसा लक्षण जो पहचान सुनिश्चित कर दे, ऐसा लक्षण जो पहचान सुनिश्चित कर दे उसे विशेष लक्षण, उसे विशेष लक्षण कहते हैं। उसे विशेष लक्षण कहते हैं। लिखो, ये लक्षण एक खास समूह के अलावा, ये लक्षण एक खास समूह के अलावा, एक खास समूह के अलावा किसी अन्य समूह के जीवों में, एक खास समूह के अलावा किसी अन्य समूह के जीवों में नहीं पाए जाते। किसी अन्य समूह के जीवों में नहीं पाए जाते। किसी अन्य समूह के जीवों में नहीं पाए जाते। चलो, एक बात हो गई। अब क्या लिखेंगे कि वर्गीकरण या जंतु वर्गीकरण क्रमिक विकास पर आधारित है, जिसका मार्ग सरलता से जटिलता की तरफ पाया जाता है। तो लिखो अगला पॉइंट, जंतु वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण क्रमिक विकास पर आधारित है, क्रमिक विकास पर आधारित है, जो सरलता से जटिलता की तरफ, जो सरलता से जटिलता की तरफ पाया जाता है, जो सरलता से जटिलता की तरफ पाया जाता है, सरलता से जटिलता की तरफ पाया जाता है। तो क्रमिक विकास और वर्गीकरण दोनों का आधार क्या है? सेम है। कहां से कहां विकास? सरलता से जटिलता की तरफ। याद रखना, तो ये अंडरलाइन कर लो, सरलता से जटिलता की तरफ। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, सरलता से जटिलता की तरफ।
ठीक है। क्रमिक विकास के लक्षणों के आधार पर ही जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है और वे लक्षण निम्न प्रकार से लिखो। क्रमिक विकास के लक्षणों के आधार पर ही, क्रमिक विकास के लक्षणों के आधार पर ही, क्रमिक विकास के लक्षणों के आधार पर ही, क्रमिक विकास के लक्षणों के आधार पर ही जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तथा ये लक्षण ब्रैकेट में लिखना इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, ये लक्षण ब्रैकेट में लिखना इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स निम्न प्रकार से, ये लक्षण या इवोल्यूशनरी ट्रेंड यानी क्रमिक विकास पर आधारित लक्षणों को हम क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशनरी ट्रेंड निम्न प्रकार से, इवोल्यूशनरी ट्रेंड निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से है। चलो अब सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लो चार्ट देखेंगे हम लोग। कैसा फ्लो चार्ट? बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट क्या बता रहा है कि हम सबसे पहले शुरुआत एक लक्षण से करेंगे कि जंतुओं का जब वर्गीकरण किया गया तो उसमें हमारे सिलेबस में 14-15 लक्षण हैं। कितने हैं? 14-15, जिनको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। एक एक करके देखेंगे। कुछ लक्षण सीधे एनसीईआरटी में दिए हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से दिए, लेकिन सबको देखेंगे। तो पहला जो एक वर्गीकरण आता है वो है नोटोकॉर्ड के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रहेगा, किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो लक्षण नंबर 1, नोटोकॉर्ड के आधार पर वर्गीकरण। नोटोकॉर्ड के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। अब नोटोकॉर्ड क्या है ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नोटोकॉर्ड हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र के साथ उपस्थित एक पृष्ठीय, खोखली और दंड के आकार की संरचना है जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। अब इसको ऐसे जानने की कोशिश करते हैं जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र, यदि हम मनुष्य जो है जंतुओं में सबसे विकसित रूप है कि नहीं? हम मनुष्य जंतुओं में सबसे विकसित रूप माने जाते हैं भी। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो सबसे जटिल और सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र। अब अगर हम अपने तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारे तंत्रिका तंत्र में एक मस्तिष्क दिखता है। क्या दिखता है? मस्तिष्क, और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ नीचे मेरुदंड। मेरुदंड जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जो है ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क और उससे उसका निचला भाग जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वैसे तो हमने बोला कि क्रमिक विकास सरलता से जटिलता की तरफ जाता है,
लेकिन एक लक्षण में हम उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब कहां से कहां? जटिलता से सरलता की तरफ, क्योंकि हम जटिल संरचना को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये हमारा तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड है इसका आवरण भी है कि नहीं? खोपड़ी और कशेरुकदंड, करोटी जिसे बोलते हैं, खोपड़ी या करोटी, जिसको हम बोल रहे हैं स्कल, और हमारा कशेरुकदंड यानी हम जिसे कह रहे हैं वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकदंड है, अगर हम बोले कि हमें ये नोटोकॉर्ड का सबसे रूपांतरित रूप पाया जा रहा है। कैसा रूप है? रूपांतरित। यानी हमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था लेकिन वो रूपांतरित हो गया और उसका अस्तित्व बहुत छोटा हो गया। कैसे छोटा हो गया समझने की बात 2 मिनट में हम लोग समझेंगे। जब हमने बोला कि क्रमिक विकास में अगर उल्टा चले, उल्टा चले मतलब जटिलता से सरलता की तरफ, तो इससे पहले क्या था? ये सबसे विकसित रूप है। इससे पहले क्या संरचना थी? तो अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा नर्व कॉर्ड है। क्या है? नर्व कॉर्ड। मतलब हमसे जो पहले जीव बने थे उनका क्या है? ये नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का ऊपरी भाग क्या बन गया और निचला भाग क्या बन गया? अगली बात सुनिए। नर्व कॉर्ड का ही ऊपरी भाग विकसित होकर क्या बना? इधर वाला भाग क्या बन गया? ब्रेन। और निचला भाग क्या बन गया? अच्छा, ये नर्व कॉर्ड भी खोखली संरचना, ये आज भी कुछ जीवों में पाई जाती है, हम में नहीं है, लेकिन हमसे पहले जो जीव बने थे उनमें ये संरचना आज भी पाई जाती। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें ये संरचना आज भी पाई जाती। और इसी नर्व कॉर्ड को सहायता करता हुआ क्या पाया जाता है? इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इसी नर्व कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती हुई एक दंड के समान संरचना जो यहां दिख रही है, ये संरचना क्या कहला रही है? नोटोकॉर्ड। इसी का रूपांतरित और अवशेषी भाग हमें किसमें मिलता है? क्या हमें नोटोकॉर्ड आज भी उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही अवशेषी रूप में उपलब्ध है। बाकी भाग क्या हो गया? रूपांतरित। और क्या बन गया? स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन जिन लोगों को मालूम होगा कि हमारे रीढ़ की हड्डी में पतली पतली हड्डियां होती हैं जिनको हम कहते हैं कशेरुका, पहचान रहे? हमारा कशेरुकदंड में पतली पतली अस्थियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? कशेरुका। इस कशेरुका के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं अंतर कशेरुका पट्टी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो कशेरुकाओं के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज की पट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंतर कशेरुका पट्टी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अंतर कशेरुका पट्टी, ध्यान से सुनना। इसी अंतर कशेरुका की पट्टी के अंदर केंद्र में एक भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये अवशेषी रूप है किसका? ये हमारे शरीर में अवशेषी रूप है किसका? नोटोकॉर्ड का, जो आज भी पाया जाता है। बाकी रूप क्या हो गया? रूपांतरित। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो यानी नोटोकॉर्ड उपस्थित हो या उनका रूपांतरित और अवशेषी रूप उपस्थित हो, इन्हें कहते हैं कॉर्डेट या रज्जुकी।
ध्यान से सुनो। ऐसे जीव जिनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड या उसका रूपांतरित या अवशेषी रूप उपस्थित हो उन्हें कहा जाता है कॉर्डेटा। और जिनमें ये नहीं हो, ना ऐसा, उन्हें कहते हैं अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेटा। आई बात समझ में? तो इसको समझाने के लिए हमें उन्हीं का उदाहरण लेना पड़ेगा जिसमें ये उपस्थित हो। इसलिए पहले हमने जटिल जंतुओं की बात की, हम लोग इसमें आते हैं। हमसे पहले कुछ ऐसे जीव बने जिन ये संरचना आज भी पाई जाती है। आई बात समझ? अगर आपको भविष्य के लिए सहूलियत चाहिए तो मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं। ये किसमें पाया जाता है? ये संरचना आज भी किसमें पाई जाती है? एक रेनिएटा। किनमें पाई जाती है? एक रेनिएटा। और ये संरचना किनमें पाई जाती है? क्रेनिएटा। ताकि आप भविष्य में कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहली बात कि नोटोकॉर्ड एक पृष्ठीय खोखली दंड के समान संरचना है जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती। जिन जंतुओं में यह पाया जाता है उन्हें कहते हैं कॉर्डेट या रज्जुकी, और जिन जंतुओं में नहीं पाया जाता उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट या अरज्जुकी। आई बात समझिए? हमारे शरीर में आज भी उपलब्ध है किस रूप में? न्यूक्लियस पल्पोसस के रूप में। कहां पाई जाती है? अंतरकशेरुका पट्टी के अंदर। ध्यान रहेगा, लिखो कि नोटोकॉर्ड एक पृष्ठीय खोखली दंड के समान संरचना है। नोटोकॉर्ड एक पृष्ठीय खोखली दंड के समान संरचना है। पृष्ठीय खोखली दंड के समान संरचना है जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट, जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड किसी भी रूप में पाई जाती है, जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड किसी भी रूप में पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट या रज्जुकीय कहते हैं। तथा नोटोकॉर्ड के आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा गया है। एक नॉन कॉर्डेट या अरज्जुकी, और दूसरा कॉर्डेट या रज्जुकी। इसको नहीं बनाना, अभी आवश्यकता नहीं। जब कॉर्डेट को देखेंगे तब इसको हम विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे, ठीक है? अभी इसकी आवश्यकता नहीं। तो दो हो गए, एक हो गए नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड किसी भी रूप में नहीं होता, दूसरे कॉर्डेट जिनमें
या तो वास्तविक नोटोकॉर्ड या उसका रूपांतरित रूप पाया जाता है। आई बात समझ में? अब जरा इसका हम एक छोटा सा वर्गीकरण देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो पहला वर्गीकरण किस आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर। आज गर्मी ज्यादा है क्या? तो पंखा उनका क्यों बंद करके बैठे हुए? सर्दी लग रही है? तुम लोग को भी ठंड लग रही है? अच्छा, आछू आछू भी चल रहा है। भैया मौसम अभी ऐसा हो रहा है कि कभी भी गर्मी कभी भी ठंड। या तो तुम लोग की कैपेसिटी हो कि ठंडी को झेल पाओ, या तो गुनगुना पानी पियो। कैपेसिटी मतलब रोज शाम को ठंडा पानी पी रहे हो अगर तो ठीक है, वैसे सावन चल रहा अभी क्या ही पी रहे हो गया ना। अरे इधर बोल रहा हूं भाई, तुम लोग अपने ऊपर मत। ठीक है, हाँ चलो, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जंतुओं की। किसके आधार पर? किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर। कितने समूह मिले? 2। कौन कौन से? एक मिला नॉन कॉर्डेटा और दूसरा मिला कॉर्डेटा। अब ये शुरू करें। बैटरी जा रही है? अच्छा ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन। चलिए आते हैं। तो 2 समूह मिले, एक कौन सा? नॉन कॉर्डेट और दूसरा है कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट कौन? जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड क्या? पृष्ठीय दंड के समान खोखली संरचना जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती, जिसमें पाई जाती है उसे कहते हैं कॉर्डेट, जिसमें नहीं पाई जाती उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट जो एक समूह है, इसको 10 छोटे छोटे समूहों में बांटा गया। कितने? 10 या 11? 11 कर लेते हैं। चलो आ जाओ इधर देखते हैं कौन कौन से छोटे छोटे समूह हैं। एक समूह है जिसका नाम है पॉरीफेरा, सॉरी इससे भी पहले चलते हैं, प्रोटोजोआ। क्या है? अब कुछ लोग सोचेंगे सर हम प्रोटोजोआ यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक विशेष कारण है, आगे बताऊंगा। पहले नाम लिखो, प्रोटोजोआ, दूसरा पॉरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा टीनोफोरा। अच्छा ये सटीनोफोरा नहीं है, सी साइलेंटेड, टीनोफोरा। पांचवा प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर छठवां एस्केहेलमिन्थीज, फिर सातवां एनेलिडा, फिर 8वां समूह मिला आर्थ्रोपोडा, फिर 9वां मिला इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का पहले आया, मोलस्का। फिर 10वां इकाइनोडर्मेटा, और फिर 11वां आया हेमिकॉर्डेटा। कितने समूह हो गए? 11। ये सभी किसमें थे? नॉन कॉर्डेट। सबके एक एक उदाहरण। प्रोटोजोआ का उदाहरण अमीबा, पॉरीफेरा का साइकॉन, सिलेंट्रेटा का हाइड्रा, टीनोफोरा का प्लूरोब्रैकिया, प्लेटीहेलमिन्थीज का प्लामेरिया। बहुत अच्छे।
प्लानेरिया। एस्केरिंथीज का एस्केरिस। एक एक उदाहरण है। एनेलिडा का अर्थवॉर्म। आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच। मोलस्का में स्नेल। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, तारा मछली बोलते हैं। और हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लॉसस। ये किसमें आ गए? नॉन कॉर्डेट। अभी देखेंगे बोर्ड की तरफ, अभी लिखना नहीं है, बोर्ड की तरफ देखिए। अब जो कॉर्डेट थे इनमें क्या उपस्थित था? नोटोकॉर्ड उपस्थित। नोटोकॉर्ड इसमें क्या है? उपस्थित है। उपस्थित को हम प्लस एंटी प्रेजेंट लिखते हैं। प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस लिखा हो तो एब्सेंट। अब कॉर्डेट को जो है ना, कॉर्डेट का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर? खोपड़ी के आधार पर। और दो समूह के बने, एक खोपड़ी वाले, एक बिना खोपड़ी वाले। ठीक है, कितने? दो। किस आधार पर? अरे उसे बोलते हैं करोटी। खोपड़ी में नहीं लिखना, करोटी के आधार पर। एक जिनमें करोटी अनुपस्थित थी, करोटी नहीं पाई जाती थी, उन्हें नाम दिया गया एक्रेनिएटा। क्या नाम दिया गया? एक्रेनिएटा, बिना खोपड़ी वाले। ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इस समूह को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। एक रेनिएटा कह लो या प्रोटोकॉर्डेटा कह लो। क्या हो गया? अच्छा, फोटो लिख दिया है। प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें दो छोटे समूह पाए जाते हैं। एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरे का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। ध्यान से सुनना। यूरोकॉर्डेटा में उदाहरण मिलता है एसिडिया। सिफेलोकॉर्डेटा में उदाहरण मिलता है लैंसलेट। ये हो गए समूह किसके? एक्रेनिएटा। इनमें क्या नहीं होती? दूसरे आ गए क्रेनिएटा। इनमें पाई जाती है खोपड़ी। क्या होती है? खोपड़ी। और इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा कहते हैं, असली कॉर्डेटा। इसलिए इनका एक और नाम है, इन्हें यूकॉर्डेटा भी कहा जाता है। और इनमें कशेरु दंड पाया जाता है, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। तो आप चाहे क्रेनिएटा कहो, चाहे यूकॉर्डेटा कहो, चाहे वर्टिब्रेटा कहो, बात एक ही की हो रही। इनमें खोपड़ी भी है, कशेरुदंड भी है। खोपड़ी है इसलिए क्रेनिएटा, कशेरुदंड है इसलिए वर्टिब्रेटा। अब इन्हें दो समूह में बांटा गया। किसके आधार पर? जबड़े के आधार पर। एक हो गए जबड़े वाले, एक बिना जबड़े वाले। तो इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? जबड़ा। एक जिनमें जबड़ा नहीं था और दूसरा जिनमें जबड़ा उपस्थित था। ये समझ रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं था जिनमें जबड़ा, उन्हें कहा गया एग्नैथा। क्या कहा गया? एग्नैथा। और एग्नैथा का आज एक ही समूह जीवित पाया जाता है।
एक नैथा का एक ही समूह जीवित पाया जाता है, जिन्हें कहते हैं साइक्लोस्टोम्स। क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोम्स, या जबड़ा विहीन मछलियां। क्या बोलते हैं? जबड़ा विहीन मछलियां, जॉ लेस फिशेस। और इसके दो उदाहरण याद रखने हैं, एक लैम्प्रे और एक मिग्जीन। दो उदाहरण। ये वो समूह है जो जिनमें कशेरुक दंड तो है लेकिन जबड़ा नहीं है, खोपड़ी है लेकिन जबड़ा नहीं है, पानी में रहती है इसलिए नाम पड़ा जबड़ा विहीन मछलियां। एक ही जीवित समूह जो आज पाया जाता है, बाकी सब क्या हो चुके हैं? विलुप्त। अब दूसरे हो गए जबड़े वाले, इन्हें कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। क्या नाम पड़ा? ग्नैथोस्टोमेटा। अब ग्नैथोस्टोमेटा में दो समूह बन गए, एक तैरने वाले और दूसरे चार पैर वाले। ये कौन हो गए? तैरने वाले। और इधर कौन हो गए? चार पैर वाले। तैरने वाले को हम कहते हैं पीसीज, और इसमें आती हैं मछलियां। बचे कौन? चार पैर वाले। चार पैर वालों को हम क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर। टेट्रापोडा, चार पैर, दो हाथ दो पैर। अब ये जो टेट्रापोडा हैं, इनमें हमें कुछ अलग अलग समूह मिलते हैं। एक मिलते हैं उभयचर, एम्फीबिया जिसे कहते हैं उभयचर। इसमें आते हैं मेंढक। दूसरे आते हैं सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल। हाँ, सरीसृप सही है। बड़ी हीर होगा, छोटी? बड़ी ही होगा। हाँ, सरीसृप, रेप्टाइल। और इसमें आती है छिपकली, या सांप ले लो, सांप ले लो। फिर आते हैं एवीज। एवीज जिसमें आते हैं पक्षी। और फिर स्तनधारी यानी मैमल्स, जिसमें आते हैं गधे। ठीक है, बस यही हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम। क्या छूट गया? अच्छा, पीसीज में छूट गया क्या? चलो, मछलियां दो प्रकार की, अस्थिल और उपास्थिल। अस्थिल और उपास्थिल, यही हमारा चैप्टर है। क्या? एनिमल किंगडम। हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो हमारा चैप्टर शुरू होगा, और गधों पे खत्म होगा तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही है ये चैप्टर एनिमल किंगडम। ये उसका पूरा चैप्टर का क्या है? सार है, फ्रेम है ना, ढांचा, रूपरेखा इसकी। बस इसी को हमें पढ़ना है बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस है ना। जल्दी से आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बना लो भाई। बन गया? बस यही ये चैप्टर है और कुछ नहीं है।
अच्छा, ध्यान से सुन लो, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। अगली 3 क्लास, आज का छोड़ के, कल, परसों और उसके कोई भी गायब हुआ तो ये चैप्टर गायब हो जाएगा। अगली 3 क्लास में पूरे चैप्टर का आधार हम लोग पढ़ लेंगे। 3 क्लास के बाद खाली हम लोग पढ़ेंगे होता है, होती है, होता है, होती, बस यही चलेगा। बाकी अगले 3 क्लास में, पूरे 3 क्लास जिसने छोड़ी अगले साल, 3 क्लास बहुत गंभीरता से पढ़ना, क्योंकि ये 3 क्लास पूरे चैप्टर का निचोड़ बताया जाएगा शुरुआत में ही। बाकी तो बस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये होता है, वो होती है, ये होता है, वो होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होती, यही चलेगा। हेमिकॉर्डेटा, बैलेनोग्लॉसस,
सॉरी। सॉरी। अच्छा, इसको लिखना तो है ही, याद भी करना है। कल मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा? फाइलम के क्रम, उनके उदाहरण, किस आधार पर किसको बांटा गया, उनके उदाहरण याद करके आना। ठीक है, लिख लिया? चलो आप पेपर डिस्कस कर लें। आज के लिए इतना काफी है।